नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात कुछ ऐसी है कि मैंने कभी सोचा ना था, पता नहीं अब रोज़ ही इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो कभी सोची नहीं थी लेकिन अब हो रही हैं। मैंने कभी सोचा ना था कि इतना अरसा हमने जनाब एहतजाज किया, शोर मचाया, तनकीद की कि माजी की हुकूमतों में मौजूद लोग, चाहे वो वज़रा हों, मुआविन खुसूसी हों या एडवाइज़र्स हों, वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। ऐसी हमारी राय रही माजी के अंदर, आपको पता होगा। और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वो भी प्रोग्राम देखते हैं, उनको बेचारों को तो घर भेज दिया अकामे पर। जो भी था, मैं अब उसकी कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाना चाहता, अच्छे थे बुरे थे जो भी थे, मैंने तो एक अपना स्टांस रखा है। मैं तो इन लोगों को सियासतदान समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि ये आप समझ लें कि आम पाकिस्तानियों के अंदर जो ऐब हैं या जो अच्छाइयाँ हैं वो इन सब के अंदर भी मौजूद हैं। तो मैं शख्सी तनकीद में बिलीव नहीं करता, लेकिन यह है कि अभी जो कुछ हो रहा है, जो माविनीन खुसूसी जो हैं उनकी दोहरी शहरियत का हमें मालूम हुआ है। कह रहे हैं एडवाइज़र तो नहीं हैं दोहरी शहरियत के हामिल, लेकिन ये मुनफरिद मुल्क है मेरे ख्याल पाकिस्तान, जहाँ पर कौमी सलामती के मुआविन खुसूसी जो हैं ये दोहरी शहरियत के हामिल तो नहीं है, लेकिन दूसरे मुल्क के रिहायशी। यह आपके मुल्क में मुमकिन है भाई। इंडिया में तो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, आज भी राहुल गांधी को इटालियन कहते हैं, जबकि बाप उसका ठोस और खालिस हिंदुस्तानी, लेकिन माँ उसकी इटालियन। और आज उसका मजाक उड़ाया जाता है राहुल गांधी का। लोग बोलते हैं राहुल गांधी इटालियन है। भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी, उनका की पॉइंट ही ये है कि वो राहुल गांधी का मजाक इस बात पर उड़ाते हैं, राहुल गांधी के ऊपर बातें बनाते हैं, कहते हैं राहुल गांधी तो इटालियन है, जबकि सिर्फ उसकी माँ इटालियन है। बाप उसका, फिर मैं बता दूं, खालिस हिंदुस्तानी राजीव गांधी जो है था। तो बुनियादी तौर पर हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा नज़रियाती मुल्क है, आइडियोलॉजिकल कंट्री, पाक स्टडीज़ की किताब में लिखा हुआ है पाकिस्तान इज़ ए आइडियोलॉजिकल कंट्री। तो अगर पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल कंट्री है, वैसे तो पाक स्टडीज़ की किताबों में बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, बल्कि बहुत सारी, क्या अब क्या बोलूं, जोग्राफिया तक झूठा लिखा हुआ है। ये एक मुनफरिद मुल्क है जहां पाक स्टडीज़ की किताब में जोग्राफिया झूठा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में बहने वाले दरिया कश्मीर से बहते हैं। आओ शर्त लगा लो अंकल, आपके साथ मेरी शर्त लगी। ये जो आपने पाक स्टडीज़ की किताब में उल्टा फुल्टा लिखा है ना, मैं आपको नक्शे से दिखा दूंगा कि कश्मीर से नहीं फूटते, हिमाचल प्रदेश से फूटते हैं, जो अक्सरियती दरिया हैं। और दरिया सिंधु, दरिया सिंध, दरिया इंदू, इंडस रिवर, अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रूफ कर देता हूं, ये भी नॉर्थ से आते हैं, उससे आगे फूटते हैं, और फूटते जहां से भी हैं, बहते दरअसल ये पाकिस्तान से ही हैं। लेकिन ये चूरन मंजन आप लोग बड़े आराम से खरीद लेते हो, क्योंकि आप लोग बहुत ही बड़े अक्लमंद आगे समझ तो गए क्या हो। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस हाजिर होते हैं, फिर ये जानने की कोशिश करते हैं भाई कि ये क्यों गलत बयानियां हमारे साथ की जा रही हैं। हमें एक तरफ तो एक आदमी को मुजरिम बना के हमने मुल्क से निकाल दिया, उसके साथ जुल्म ज्यादती की या नहीं की, ये तो एक अलहदा बात है, लेकिन बाकी सबको हम जो है वो मावरा समझते हैं। इनकी दोहरी शहरियत हो तो हम इनको कुछ नहीं कह सकते, असासे भी बाहर हो कुछ नहीं कह सकते। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, ये जो जायदादें बताई हैं ना इनकी, ये कोई इतनी बड़ी नहीं है। सही, आपको सही बात बता रहा हूँ। अगर किसी के पास आजकल के दौर में 8, 10, 15 करोड़ रुपए, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ही कहलाता है वो। हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि आजकल तो आपको पता है इलाकों के अंदर जो है मकान जो है 1.5-2 करोड़ रुपए के इलाकों में मकान है, इलाकों में बिल्डिंगें। इलाके कहते हैं हमारे यहाँ कराची में कच्ची आबादी को, कच्ची आबादियों के अंदर लोगों के पास 4-4, 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें मौजूद हैं। आम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आप कह लें, उसमें अपने पोर्शन भी हैं लोगों के, किसी ने फ्लैट भी लिए हुए हैं। तो ये इतनी महंगी हैं। ये तो मैंने आपको कम पैसे बताए। कच्ची आबादियों में बिल्डिंगें जो हैं वो 4-4, 5-5 करोड़ की हैं, वहाँ पे ज़मीन के दाम इतने महंगे। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अगर किसी के पास 15 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़ की जायदाद निकल आई।
3 करोड़ का बैलेंस निकल आया, कैश निकल आया, 2 करोड़ 40 लाख रुपए, कुछ भी नहीं है। और बिलखुसूस इस हुकूमत में आने के बाद सोना जितना महंगा हो गया, अगर किसी ने कहा मेरे पास 10 तोला सोना है या 20 तोला सोना है, 40 तोला सोना है, तो आप खुद समझ लें कि उसकी कितनी जायदाद होगी। महंगाई इतनी हो गई है, डॉलर इतना महंगा है, अगर किसी ने डॉलर 60 रुपये पे लिया था, आज 165 रुपये, इससे ज़्यादा ही होगा ना। क्या है भाई, स्क्रीन के ऊपर ज़रा थोड़ी देर बाद डॉलर चलाना ताकि इनको पता लग जाए कि क्या दाम चल रहे हैं। तो ये जायदादें कोई इतनी बड़ी नहीं। अच्छा, ये गूगल वाली आंटी भी दिखा दी नहीं सॉरी, तानिया दुरुस्त साहिबा जो है वो एक और मुल्क की शहरी भी हैं, और फिर उसके अलावा सिंगापुर जो है वहाँ की उनके पास वो भी है रिहाइश। तो वैसे बता रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है बाहर के, अब डिजिटल पाकिस्तान अब ये बनाएंगी खातून, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा ना मानिएगा तानिया दुरुस्त साहिबा, बात यह कि गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान की आके डिजिटल बनाएगा, यानी जो हमारे मुल्क के हसास कौमी सलामती के जो निज़ाम है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब आप डिजिटल पाकिस्तान करोगे तो आप डिजिटल पाकिस्तान के अंदर पथारे वालों को, सब्जी वालों को तो आपस में कनेक्ट नहीं करोगे ना, आप तो सरकारी इदारों को आपस में कनेक्ट करोगे, तो कौमी राज होंगे उसमें जनाब कौमी सलामती की चीज़ें होंगी, उसमें हसास मालूमात होंगी मुल्क की। ज़ाहिरी बात है आप हाईवेज़ को करोगे, उसमें एयरपोर्टों को करोगे डिजिटल, तो वो आंटी गोगल जो हैं ये तो किसी और मुल्क की शहरी हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, तो आप कैसे ऐसे डिजिटल पाकिस्तान दे सकते हो भाई इनको? लेकिन आपने दे दिया, अली भी चुप हो गया, अवाम भी चुप हो गई। हमारी तो अवाम मासूम है ना, वी आर ऑल बीबा बंदा, हमारे साथ जो कर लो, हमने यही कहना है कि यार देखो होता ही ऐसे है, पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं। अबे भाई हम देख रहे हैं होता है, वो हमें बोल देना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो दूसरे वो बड़े क्यूट से बच्चे रखे हैं, सॉरी बड़े जेंटलमैन टाइप आदमी रखे हैं इन्होंने, वो नेशनल सिक्योरिटी क्या कहते हैं उसको, वो मुआविन खुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी, तो उनको देख लें आप। वो नहीं ये तो शहबाज गिल साहब हैं। अच्छा, इनका तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था कि ये दोहरी शरीयत वाले निकलेंगे, लेकिन इनका भी दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। खैर एनीवे, वो मोई साहब है मेरे ख्याल से ना, वो स्कॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास किसी और मुल्क की रिहाइश भी है तो यार इसका मतलब है कि उसकी जो है, आई वुड लाइक टू से कि उसकी जो, मैं कहना लॉयल्टी एंड डाउट नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके इंटरेस्ट जो है डिवाइडेड है। अच्छा, अमेरिका का ओथ मैं आपको बता दूं, यानी जब आप अमेरिका के शहरी बनते हैं ना, नहीं आई वेरी मच रिस्पेक्ट अमेरिका का जो शहरी है, मैं उसकी इज्जत करता हूं बिल्कुल जैसे अमेरिका का शहरी पाकिस्तान की इज्जत करता है। उनके ओथ में लिखा हुआ है, आई ओ एलिजियंस टू नो प्रिंस नो कंट्री, यानी मैं किसी शहजादे, किसी बादशाह, किसी मुल्क को नहीं मानता, मेरी तमाम लॉयल्टी अपने मुल्क यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। यह अमेरिका का ओथ है, जो चाहता है, जिसको डिस्को डांस सूझ रहा है अभी वो जाकर नेट पे चेक कर ले, यह अमेरिका का ओथ है, दोहरी शरीयत का मामला नहीं है, अमेरिका का ओथ है। वो आपने देखा होगा, वो पाकिस्तानी जो सारे पाकिस्तान से जिंदा भाग, यानी पाकिस्तान से जो है वो चले जाते हैं वहाँ पे अमेरिका, फिर उसके बाद दूसरी शरीयत लेके पूरा दिन पाकिस्तान को याद करते रहते हैं, वो ओथ है अमेरिका का। जब आप अमेरिका के शहरी बनते हैं, और होना भी इसी तरह चाहिए, पाकिस्तान के शहरी बने, आप ओथ लो कि यार मैं अपनों का हूँ, परायों का नहीं हूँ। वैसे तो ओथ बेसिकली वैसे गलत निकल गया, मुसलमान की ओथ कोई नहीं होती, मुसलमान की सिर्फ एक ओथ होती है कि अल्लाह एक है, और सारी कायनात में इंसान जहाँ भी बसे वो उसी का जहाँ उसी का मुल्क, उसी का वतन है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आजकल के दौर में आप आइडियोलॉजी की बात करें, वैसे वो गलत निकल गया मेरे मुंह से, लेकिन अमेरिका के अंदर ये ओथ है कि आप किसी को ओ एलिजियंस नहीं करते। ओ एलिजियंस के माने ये होते हैं, ना आप किसी की फर्मा बरदारी करोगे, ना किसी की बात मानोगे, ना किसी की सुनोगे। किसकी सुनोगे? सिर्फ अपने मुल्क की सुनोगे। अपना मुल्क कौन सा होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैसे ये सारे पप्पू बर्गर यहाँ पाकिस्तान के अंदर अपने फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाते, जो ही अमेरिका पहुंचते कमीज बदलते, आई लव न्यूयॉर्क, ओहो आई लव यूके, आहा आई एम इन लंदन, वाह वाह। अरे तुम लोग फॉरेन एक्सपोज हो जाते हो यार अपने। मैं नहीं कहता कि अपने मुल्क वतन, सच बात यह कि ये तस्वुर किसी और दिन डिस्कस करें, वी डोंट हैव टाइम फॉर इट ना, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट हाउ कैन अ पर्सन बी लॉयल when he or she has taken an oath with clarity कि जनाबे वाला I owe allegiance to no other country। कैसे मुमकिन है? It's not possible।
अच्छा, तो मैं कहता हूँ डोंट फ्लैश ओनली देयर पिक्चर्स. आई वुड से कि इफ यू लुक एट द कैबिनेट एज अ होल तो भी क्वेश्चंस हैं. नाउ एन ऑनरेबल पॉलिटिशियन फॉल्स इल. आपको पता होगा इन सारे स्कैंडल्स, इस सारे मामले, इस सारे तमाशे के पीछे कौन शख्स है? एक शख्स है जो कि बीमार है, इस वक्त लंदन चला गया. आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. लेकिन क्वेश्चन ये अराइज करता है कि यार इतने साल गुजर गए. मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं जनाब जहांगीर तरीन साहब की. हमारे साउथ पंजाब के बड़े पसमानदा इलाके से वो बिलोंग करते हैं. उनके पास इतनी दौलत है कि ही कैन अफोर्ड अ मैंशन इन द यूनाइटेड किंगडम. मैं को पर्सनली हो रहा है, ही लाइक्स मी, आई लाइक हिम. आई थिंक ही इज अ फेयरली डिसेंट पर्सन, जहांगीर तरीन. लेकिन आई आस्क ओनली वन क्वेश्चन. मेरे जहन में सिर्फ एक यही सवाल आता है कि जनाबे वाला, आप मुझे ये बतलाइए कि आप जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप बाहर के मुल्क चले जाते हैं. नवाज शरीफ को आप बुरा कहते हैं कि साहब वो बाहर के मुल्क चला गया, उसके माशी मुफादात बाहर हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, उसका सब कुछ बाहर. आप खुद भी तो बीमार होते हो तो आप बाहर ही जाते हो ना. तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. मुझे बताया अभी कि हुकूमती सियासी जमात के अंदर मौजूद लोगों से रब्ता किया है कि आएँ थोड़ा सफाई दें. मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता. ज़ाहिर बात है हर कोई पाबंद नहीं है कि वो आके सफाई दे. और फिर बहुत सारे लोग ऐसे हुकूमती जमात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हैं जो इस बात पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि आपको पता है कि माविन खुसूसी जो हैं ज़्यादातर, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई रिवायती ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये निस्बतन नए लोग हैं. एक माविन खुसूसी का तो मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिया, लेकिन मईशत के प्रोग्राम के अंदर ये क्यों डिस्कस हो रहा है अब मैं आपके सामने रखता हूँ. मेरे लिए बाएहतराम है जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो हमारे पाकिस्तानी बैरूनी ममालिक में रहते हैं, उनकी अच्छे तरीके से नुमाइंदगी करते हैं. लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि एक और मुल्क का शहरी हो और शायद टैक्स भी उसी मुल्क में देता हो, ठीक है, शायद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज़, इसकी वजह ये कि ज़ाहिरी बात है अगर वो बरतानवी शहरी हैं जैसे कि कहा जा रहा है, तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुझे नहीं पता, शायद टैक्स का मुआहदा हुआ हो और उस मुआहदे के तहत वो अपना टैक्स बरतानिया में ही देते हो, उनको पाकिस्तान में देना लाजमी ना हो, ऐसा मैं कह रहा हूँ. तो ऐसा शख्स, मैं नहीं कहता, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं लाजमन ये बात नहीं कहता, क्योंकि बाद में कोई ना कोई दस्तावेज़ उड़ती हुई आ जाती है कि साहब ये दस्तावेज़ है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास हमारे पैसे आ रहे हैं, ये सब एक अलहदा चीज़ है. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दूसरे मुल्क का शहरी हमारे मुल्क की कौन सी माशी पॉलिसियाँ बनाए, हमारे एयरलाइन से मुताल्लिक, हमारी एयरलाइन के जहाज़ कहाँ कहाँ उड़ने चाहिए, इनके बारे में अपनी राय का इजहार करे, पॉलिसियाँ मुरतब करे. हमारे मुल्क के अंदर जो सरमायाकारी गैर ममालिक से हमारे पाकिस्तानी भाई भेजते हैं, उसके बारे में पॉलिसी साजी करे. मैं फिर वही कह रहा हूँ कि गलत ना समझिएगा, मेरे लिए बाएहतराम है जुल्फ़ी बुखारी साहब. पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एक मैं बुरा आदमी हूँ, एक माविशियात है, हम दो बुरे लोग हैं, बाकी पाकिस्तान बिल्कुल A1 ओके चल रहा है ना आपके मुताबिक. लेकिन बात यह कि ये सब लोग अच्छे हैं, मैं तो कहता हूँ सिर्फ मैं बुरा हूँ. लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि जनाबे वाला ये मामला कैसे अब हल होगा? अच्छा, एक और हैं माविन खुसूसी हैं, तवानाई के शोबे में उनका बड़ा असर और रसूख है, नाम नहीं मैं ले रहा, जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहा, तवानाई के, लेकिन उनका नाम जगह जगह पर मौजूद है. वो माविन खुसूसी हैं, जगह जगह पर उनका नाम मौजूद है, तवानाई स्कैंडल के अंदर उनका नाम लिया जा रहा है. तो आप कैसर शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से है, मेंबर नेशनल असेंबली है. वेलकम करता हूं सर आपको शो में कैसर शेख साहब. कैसर अहमद शेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही सर? जी आ रही है. वैसे अगर आप मेरे उस पे आ जाएं PTCL पे तो ज्यादा बेहतर आवाज आए. अभी बात कर लेते हैं, फिर ब्रेक के दौरान उस पर भी आ जाएंगे. कैसर अहमद शेख साहब, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं वो बुनियादी तौर पर यह है कि दोहरी शहरियत वाला शख्स हमारे मुल्क की मुआशी पॉलिसियां, मेरा प्रोग्राम मईशत के बारे में, हमारे मुल्क की मुआशी पॉलिसियां वज़ा करे जिनका ताल्लुक हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी से भी हो, यानी कौमी सलामती से भी हो. क्या यह मुनासिब है? क्योंकि एक जगह पर तो हम नवाज शरीफ साहब को अकामा होल्डर कहकर कानूनी तौर पर तो जो भी है, लेकिन उनको
उनको हमने कंप्लीटली मॉरली जो है उन पर इतनी फिंगर्स रेज की, तो क्या आपके ख्याल से अभी दुरुस्त है कि दोहरी शरीयत वाले लोग मुल्क की पॉलिसियां मुरतब करें और बिलखुसूस मुआशी पॉलिसियां मुरतब करें? क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आप तो ये भी इससे ज्यादा और क्या तकलीफ दे मामला हो सकता है कि हमारी मुईशत के बारे में जो फैसले कर रहे हैं वो ना इलेक्टेड हैं और ऐसे दोहरी शरीयत वाले लोग हैं जो स्पेशल असिस्टेंट हैं और सारे जो मुआवन खसूसी हैं। तो मुझे आप बताइए कि और जो कुछ हशर हुआ है, लेकिन ना स्टेट बैंक में 13.25% रेट रखा गया और हॉट मनी जो आई वो अब उस दौरान डॉलर और पाकिस्तान की वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं डाला गया। तो इतना बड़ा फर्क है। आज आप 7% कर रहे हैं, पूरे मुल्क में अरबों रुपए के कर्जे दिए गए, हजारों अरबों रुपए के कर्जे। वो तो ये मिसाल दे देते हैं ना कि भाई इंडियन सेंट्रल बैंक का भी जो था वो सरबराह जो था, जिसे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, तो बुनियादी तौर पे उसका सरबराह भी दूसरे मुल्क से आया था, शायद गालिबन दूसरे मुल्क का शहरी था, तो इस वजह से क्या कहते हैं आप? अगर ये तो आपने बड़ी मजाक। अब हम इंडिया की देखेंगे कि उनके यहाँ आया था तो इसलिए हमारे यहाँ जाएगा। क्या हमारे यहाँ बंदे नहीं है ऐसे? क्या हमारे मुल्क में इकोनॉमिक समझने वाले हम लोग जो इलेक्ट होते हैं, जो आते हैं, किस लिए आते हैं कि मुल्क की कोई बेहतरी के लिए सोचें और कोई खिदमत करें? तो ये लोग कौन है, इनके बैकग्राउंड क्या होता है? और सिर्फ एक थोड़ी है, जो कुछ भी फैसले हो रहे हैं, आपने खुद कहा जितने भी एनर्जी के फैसले हैं, तो ये अगर इस तरह होता रहेगा तो मुल्क तो फिर जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, जो सिर्फ बजट का खसारा है वो 10% हो जाएगा हमारी कौमी आमदनी। ये जो चीजें हैं तो हमारी तारीख में कभी नहीं हुई। और जो वैसे हमारी मुईशत है वो सुकड़ के एक फीसद कम हो जाएगी, जो 1952 के बाद कभी नहीं। तो ये अशर तो हमने बनाया हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं। एक तरफ तो बड़ी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के दौर में तो बात में थी। अब ये सर तब तो उसूल ये था, सच पूछे तो मैं भी तनकीद करता था, तब तो उसूल ये था आटा गुंदी हिल्दी क्यों। लेकिन अब तो ये है कि कोई कुछ भी हो रहा है, आवाम खामोश बैठी है, हम भी खामोश हैं, क्या करें? जी वजह क्या है कि वो आप कहते हैं कि बहुत जो है ईमानदार लोग, बड़े साफ शफाफ आ गए। पहले वाले लोग जो सारे थे ना वो बेईमान थे और वो करप्शन में इन्वॉल्व थे, मुल्क तरक्की कर रहा था। देखिए वो पैसा किधर गया? पैसा जो पहले रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा था वो रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो रहा। अगर डॉलर टर्म जो आप देख लेंगे तो 20-25% पहले से कम वसूली हो रही। ये कहते थे कि 4,000 अरब जो की बजाय FDR का हम 8,000 अरब करते, वो तो सुकड़ गया है हर जगह। ईमानदार लोगों ने जो अशर बचाया है, जो पाकिस्तान में आटे का बुरान है, जो पेट्रोल में हुआ, वो तो नागुफ्ता बेबाक है। ये आप मौजूदा आटे के बुरान की बात कर रहे हैं, बाय द वे मौजूदा आटा बुरान की बात कर रहे हैं, है ना? बिकॉज करंटली ऑल्सो देयर इज अ व्हीट क्राइसिस, पीपल आर सेइंग, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे मुझे। जी मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी सारा प्रोक्योर किया इन्होंने, मिलियन ऑफ व्हीट प्रोक्योर इस रेट पे। अब वो आप अंदाजा कीजिए कि अभी तो हुआ 1 महीना भी नहीं हुआ। वो खुद फखर इमाम साहब ने असेंबली में कहा कि वो समझ नहीं आ रही कि 6.1 मिलियन टन जो है वो गई किधर, जंगम किधर गई? अब अवेलेबल ही नहीं है। अब रेट देखिए 50 रुपए किलो हो गया हुआ है रेट, और यही रेट आज से कुछ दिन पहले 39 रुपए के करीब था। तो आप अंदाजा कीजिए क्या हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, आवाम खामोश बैठे। ठीक है, अगर इसी तरह ही चलना है मुल्क, जो इलेक्टेड लोग हैं वो राह तक रहे हैं, खुद इनके अपने। लेट मी पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वेटरन पॉलिटिशियन हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज पर पाबंदी लगा दी जाए कि यू कैन नॉट होल्ड पब्लिक ऑफिस इफ यू आर अ डुअल सिटीजन? क्या ऐसे हो सकता है या नहीं? हो सकता है जी, आइन बनना चाहिए इसमें, बिल्कुल इनको पेश करना। ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना, जो अकाउंटेबल ही नहीं है, जिनके बारे में आप कुछ पूछताछ ही नहीं कर सकते, जिनका यही पता नहीं है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अगर मुल्क चलेगा और इलेक्टेड लोग जो है वो पीछे बैठे रहेंगे। अच्छा, लेकिन अपनी पार्टी के, मैं शरई मामले पे अपनी राय नहीं देता, लेकिन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक चलना है। तो बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे कि क्योंकि दीन में इसकी पाबंदी नहीं है कि दोहरी शरीयत रखी जा सके, इसलिए परहैप्स इसको अलाउ किया जा रहा है। ये तो कोई बात ही नहीं। दीन में इसका क्या पाबंदी है? क्या ये कहता है दीन के ऐसे लोगों को आप
ना रखें, ऐसा कोई कहता है? एक छोटी सी ब्रेक में लेता हूं, आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। आपसे मैं बल्कि आगे आने वाले दिनों के अंदर कोशिश करूंगा कि बात करूं। अभी मेरे पास क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं कोशिश करूंगा अभी सम अप करूं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। चलें भाई, गुफ्तगू को समेटते हैं। अब बात यह है कि इसको बड़ा प्रिसाइस रखते हैं। ज़ाहिर बात है हर एक की अपनी राय है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया फाजिल महमद कैसर शेख साहब को कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, तो पाबंद करने से पहले ये भी हमें देखना पड़ता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन वगैरह ना डाल दे। उस सूरत में ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि फ़ैसला उनके हक़ में भी आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क ज़रूर है लेकिन मुसलमान की कोई शहरियत नहीं होती। ये भी एक जो है वो फ्रैंक आपसे बात कर रहा हूँ, मुसलमान की कोई शरीयत नहीं होती। मुसलमान किसी भी मुल्क में रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। उसकी लॉयल्टी, उसकी एलिजियंस, उसका सिस्टम, उसकी सबमिशन सिर्फ कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सलाम भी भेजा, आप भी सलाम भेजें। तो बात यह है कि आपने इसके बाद ये समझना है कि फिर फ़िलासफ़ी किस चीज़ पे आती है। फ़िलासफ़ी ये आती है कि फिर हम अपने इंटरेस्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना ये एक और मामला है। ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखना है कि हमारे मुल्क से ज़्यादा इंसानियत के जो मुफादात हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो इसको स्टडी किया जाए। डेफिनेटली आई वॉज वेरी हार्श। मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो हुकूमत में या हुकूमत के अलावा भी। मेरा मकसद कतई ये नहीं था, सिर्फ एक आर्गूमेंट थी, आर्गूमेंट आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। मैंने एक आर्गूमेंट प्रेजेंट की, आप अपनी राय बनाएं और राय का जवाब फेसबुक पर हमें दें। यह हमारा पता आपके सामने आ रहा है। हम पैगामात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, दुनिया पढ़ती है, सुनती है, देखती है और इसकी बुनियाद पर हम गुफ्तगू आगे भी करते रहेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।